Hello, my dear student. Welcome back उत्सव ऑनलाइन यूट्यूब चैनल. दिस इज उमेश पाल, योर यूपी सर. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में अल्टरनेटिंग करंट के बारे में. अल्टरनेटिंग करंट के कुछ न्यूमेरिकल्स या इट मीन्स एक्सरसाइज को हम लोग कर रखे हैं. 1 to 10 एक्सरसाइज हो गए हैं. देन 11 नंबर एक्सरसाइज से हम लोग स्टार्ट करते हैं. एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 266 पर 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है. फिगर 7.21 में आप देखिएगा, एक हमें सर्किट ड्रॉ करके दिया गया है. उन्होंने कहा है LCR सर्किट है जिसमें कैपेसिटर और इंडक्टर, देन रेजिस्टेंस और एक AC सोर्स को हमने कनेक्ट करके इस सर्किट में आपको शो करके दिया हुआ है. आपको बताना है, फर्स्ट ए पार्ट में कह रहा है डिटरमाइन द सोर्स ऑफ फ्रिक्वेंसी. हमें उस सोर्स के फ्रिक्वेंसी को डिटरमाइन करना है. विच ड्राइव द सर्किट इज रेजोनेंस. जब सर्किट क्या हो, रेजोनेंस की तरह वर्क करे. अच्छा, बी पार्ट में कह रहा है ऑब्टेन द इम्पीडेंस. इम्पीडेंस का फॉर्मूला हमें पता है. इम्पीडेंस हम देखेंगे 241 पेज नंबर पे. वहाँ पे दिया गया है Z इक्वल टू रूट में क्या होता है बेटा, Z इक्वल टू रूट में होता है R स्क्वायर प्लस XC एंड XL माइनस XC का होल स्क्वायर. इस तरह से इम्पीडेंस हम लोग निकालते हैं. और हमें टाइम लॉग निकालना होता है. तो हम क्या करते हैं, टाइम लॉग निकालने के लिए पहले हम tan थीटा निकालते हैं. फिर टाइम लॉग के लिए फार्मूला है, क्या फार्मूला है बेटा, टाइम लॉग का फार्मूला होता है T इक्वल टू कैपिटल T बाई 2 पाई इंटू फाई. देन फाई इज द एंगल ऑफ tan थीटा. ओके, तो हम लोग इस तरह से उसे सॉल्व करते हैं. आइए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और इस 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ओके, आइए बेटा हम लोग देखते हैं. पहले तो हमें सर्किट दिया गया है 11 नंबर क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 11 में हमें सर्किट दिया गया है LCR सर्किट. इस तरह से हम अपना सर्किट ड्रॉ करेंगे. यहाँ पे हम लगा देते हैं R लगा देते हैं. इसमें क्या दिया है, जी हाँ R दिया है. और हमें यहाँ पे दिया होगा, क्या दिया गया है, कैपेसिटर दिया गया है. तो यहाँ पे आप कैपेसिटर लगाइए. देन LCR, देन दिस इज द इंडक्टर ऑफ दिस कॉइल या दिस सर्किट. इस सर्किट में हमें इंडक्टर को यहाँ लगाना है. ठीक है, आप लोग फिगर तो देख ही सकते हो क्योंकि ये फोटो आपकी बुक में दिया गया है. इस तरह से हम इंडक्टर को कनेक्ट करते हैं. उन्होंने बोला है कि जो रेजिस्टेंस है R इक्वल टू 40 ओम. कैपेसिटर कितना दिया गया है, कैपेसिटर दिया गया है 80 माइक्रोफैरड. C इक्वल टू 80 माइक्रोफैरड. ओके, देन हमें इंडक्टर दिया गया है 5 हेनरी. L इक्वल टू 5.0 हेनरी. ओके, और हमें AC सोर्स दिया गया है 230 वोल्ट. ओके, 230 वोल्ट दिया गया है. अब हमसे पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट में पूछा है डिटरमाइन द सोर्स ऑफ फ्रिक्वेंसी. जब हमें फ्रिक्वेंसी निकालनी हो तो ए पार्ट पे हम चलते हैं बेटा. ए पार्ट देखिएगा 11 का. फ्रिक्वेंसी निकालने का फार्मूला ओमेगा नॉट इक्वल टू, क्यों हम ओमेगा नॉट निकालते हैं, क्योंकि रेडियन पर सेकेंड में जब हमारा आंसर आएगा और उसे हम फ्रिक्वेंसी में चेंज करते हैं तो ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/रूट में LC. L और C की वैल्यू को रखो 1/रूट में. L की वैल्यू कितना दिया गया है, 5 हेनरी, इसे 5 ही रहने दो. इंटू C की वैल्यू कितना दिया गया है, 80 माइक्रोफैरड, मतलब 80 इंटू 10 के पावर -6 फैरड. और इसे हम सॉल्व करेंगे. 8 5 जब 40, 400, 1/400 रूट में इंटू 10 के पावर -6. इसे हम रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1/20 इंटू 10 टू द पावर -3. और -3 ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा. 10 के पावर +3, इट मीन्स 100,000 डिवाइड बाई 20. देन 0 से 0 कैंसिल, 50 रेडियन पर सेकेंड. हमें ओमेगा नॉट की वैल्यू मिलती है 50 रेडियन पर सेकेंड. ओके, दिस इज द आंसर ऑफ ए पार्ट. देन बी पार्ट पे हम लोग चलते हैं. बी पार्ट पे क्या दिया गया है बेटा, हम लोग देखते हैं.
मेरे भाई हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। बी पार्ट में देखिए क्या दिया गया है। बी पार्ट में हमसे पूछा है ऑब्टेन द इम्पीडेंस। इम्पीडेंस निकालने के लिए पहले तो हमें पता होना चाहिए इसमें दिया क्या क्या है। जो हमारा एक्ससी इंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस, दिस इज द इक्वल इंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस इज इक्वल टू इंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस या कैपेसिटर और इंडक्टर। ठीक, कैपेसिटर और इंडक्टर का जो इंडक्शन होता है, इंडिकेटर होता है, वो क्या है, इक्वल है। मतलब उन्होंने कहा है इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर और इंडक्टेंस ऑफ कैपेसिटर दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो जो हमारा फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, हमारा फार्मूला होता है इम्पीडेंस इज इक्वल टू, जो भी होता है आप लोग जानते हैं। आप लोग ऐसा इसलिए जानते हैं, इम्पीडेंस का जो फार्मूला हमने पेज नंबर 241 पे देखा है। क्या देखा है, इम्पीडेंस निकालने के कई सारे तरीके होते हैं। वो फॉर्मेट डिपेंड करता है कि हम किस फॉर्मूले में रखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक्स सी इट मीन्स आर स्क्वायर प्लस रूट में ब्रैकेट में एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। दोनों जब इक्वल होंगे तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें आर मिलेगा, आर स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो आर मिलेगा। देन इम्पीडेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। इट मीन्स 40 ओम के इक्वल होगा। जो हमारा इम्पीडेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, 40 ओम के इक्वल होगा। अब हम आते हैं पार्ट सी पर, और पार्ट दिया गया है इसमें, जी हाँ पार्ट सी, डिटरमाइन द रूट मीन स्क्वायर पोटेंशियल, ड्रॉप the three elements of the circuit so that the potential drop across the LC combination is zero at the resonating frequency। अच्छा जी, हमसे सी में पूछा है। आइए देखते हैं हम लोग सी में क्या हमसे पूछा है। सी में हमसे पूछा है, सी पार्ट में, सॉरी ओके, सी पार्ट में हमसे पूछा है कि वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर पोटेंशियल बताना है। तो हमें पता है रूट मीन स्क्वायर जो पोटेंशियल होती है, पहले हम क्या करेंगे, रूट मीन स्क्वायर जो इसकी पोटेंशियल होती है अक्रॉस इंडक्टेंस के अक्रॉस हमें निकालना है। अक्रॉस इंडक्टेंस, ठीक है। इंडक्टेंस हमारा क्या होता है, हमारा फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं रूट मीन स्क्वायर अक्रॉस इंडक्टर के अक्रॉस हम लोग निकाल रहे हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है आई आर एम एस इंटू एक्स एल, क्योंकि हम इंडक्टर के रेफरेंस में निकाल रहे हैं अक्रॉस इंडक्टर के, तो एल। या तो आप इसी को लिख सकते हो इस तरह से, इसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हो या रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो एक इजी और तरीका देख लो आप लोग ये देख सकते हो, रूट पोटेंशियल, रूट मीन स्क्वायर पोटेंशियल, रूट मीन, पहले इसको पढ़ते हैं, रूट मीन स्क्वायर पोटेंशियल ऑफ इंडक्टर एल इज इक्वल टू आई रूट मीन स्क्वायर इंटू एल इंटू एक्स एल, सॉरी इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस इंटू एक्स एल। अच्छा, ये मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई की तरह ही दिख रहा है, तो आप लोग इजीली ऐसे कर सकते हो, देन मल्टीप्लाई एक्स एल। ओके, अब हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो आइए, आई आर एम एस हम लोग नहीं निकाले थे क्या, जी हाँ हम लोग नहीं निकाले थे, लेकिन एज इट इज़ हम आई आर एम एस निकाल सकते हैं। आई आर एम एस इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस करेंगे, हमारा वैल्यू आएगा 5.75। कितना, 5.75। तो 5.75 इंटू इंडक्टेंस हमें दिया गया है, हमें पता है इंडक्टेंस निकालने का फॉर्मूला, पहले आप लोग जान लो। इंडक्टेंस इक्वल टू क्या हो जाता है, इंडक्टेंस इक्वल टू हो जाता है सर ओमेगा एल। क्या हो जाता है, ओमेगा एल। अब आपको पता है एल दिया है, ओमेगा हम लोग वहाँ से निकाले हैं, कहाँ पे है ओमेगा हमारा, ओमेगा हम लोग ओमेगा नॉट यहाँ पे निकाले हैं 50। हम इसमें वैल्यू रखते हैं, क्या रखते हैं, ओमेगा एज इट इज, इसे फॉर्मेट कर लेते हैं ओमेगा एल। देन यहाँ पे 5.75 इंटू
ओमेगा की वैल्यू 50 इंटू इंडक्टेंस की वैल्यू दिया गया है 5 और हम इसे सॉल्व करते हैं। जो हमारा रिजल्ट आता है वो आता है 1437। कितना? 1437 वोल्ट। अच्छा 1437 वोल्ट। ओके, ये हमारा यहाँ से रूट मीन स्क्वायर अक्रॉस इंडक्टेंस के अक्रॉस हमने निकाला है। ओके, अब हम आते हैं इसी में और आगे पार्ट सी ही पार्ट में बोला है क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस पे भी निकालना है। तो आइए हम लोग रेजिस्टेंस पर निकालते हैं। रेजिस्टेंस पर निकालने के लिए रूट मीन स्क्वायर ऑफ रेजिस्टेंस पे जब हम निकालेंगे तो रेजिस्टेंस पे एक्स आर नहीं करते हैं, रूट मीन स्क्वायर ऑफ करंट इंटू रेजिस्टेंस, देन रूट मीन स्क्वायर ऑफ करंट 5.75 इंटू रेजिस्टेंस 40 और हम इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 230 वोल्ट। कितना? 230 वोल्ट। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग आते हैं एडिशनल क्वेश्चन की तरफ। कहाँ पे भाई? आप क्वेश्चन को समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो? क्वेश्चन में दिया था आपको एक ग्राफ, इट मीन्स सर्किट प्लॉट करके दिया गया है। उन्होंने सर्किट को रिप्रेजेंट किया गया है। क्या किया गया है? उसमें कनेक्ट किया गया है सर रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, देन इंडक्टेंस और एसी वोल्टेज के साथ उस सर्किट को कंप्लीट किया गया है। उन्होंने पूछा था कि इस पे फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, हमने बता दिया। बी पार्ट में उन्होंने पूछा कि इम्पीडेंस कितना होगा, हमने बता दिया। सी पार्ट में उन्होंने पूछा इसी पोटेंशियल के अक्रॉस जो इंडक्टर है वो कितना हमें इट मीन्स रूट मीन स्क्वायर पोटेंशियल देगा, ये जो वोल्टेज है इसके अक्रॉस, देन हमें निकालना होगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो हमने निकाला और हमें वैल्यू पता चल गया। ओके, तो यहाँ से हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन खत्म करते हुए 12 नंबर जो कि हमारा एडिशनल एक्सरसाइज है। क्या है बेटा? एडिशनल एक्सरसाइज है सर। इसमें 12 नंबर क्वेश्चन। एडिशनल एक्सरसाइज का मतलब आप लोग समझते हो। क्या समझते हो? एडिशनल एक्सरसाइज जो होता है सर वह एक्चुअली एडवांस और मेंस लेवल के टाइप के क्वेश्चंस, देन एम्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो हम चाहते हैं आप करें। ठीक है, हम क्या चाहते हैं? आप करें। क्वेश्चन करने से पहले, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें क्या सीखना होगा? हमें सीखना होगा क्वेश्चन हमसे चाह क्या रहा है, मांग क्या रहा है, इट मीन्स उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसे जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, देन एक्सप्लेन करते हैं कि हमसे वो क्या चाहता है, रिक्वायरमेंट उसकी क्या है। तो आइए फर्दर एनी डिले, आई स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 12, देन additional exercise. An LC circuit contain a 20 मिली हेनरी। एक LC सर्किट है ओनली, उसमें दिया गया है जो इंडक्टेंस है वो 20 मिली हेनरी क्या कर रहा है? कंटेन कर रहा है। एंड 50 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर कंटेन कर रहा है विथ इनिशियल चार्ज, किसके साथ? 10 मिली कूलम चार्ज के साथ। द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज नेग्लिजिबल। जब हम उस सर्किट में रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल कर लेंगे, ध्यान से सुनना, जब सर्किट में हम क्या करेंगे? रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है? क्या इन्होंने बोला है? लेट द इंस्टेंट द सर्किट इज क्लोज्ड बी 2। जब हम सर्किट को क्लोज्ड कर लेते हैं t=0 पर तो क्या होता है? तो हमें पता है निगलेटेड, जब हम रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर देंगे तो एनर्जी इट कंजर्व्ड, एनर्जी क्या हो जाएगी? कंजर्व हो जाएगी। यस, ऑफ कोर्स कंजर्व हो जाएगी। तो यहाँ से हमें यह जानने को मिला क्वेश्चन में जो बोला है, एक्सप्लेनेशन जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। और उन्होंने बहुत इजीली तरीके से हमसे पूछ लिया कि बताइए जब हम t=0 पर सर्किट को क्लोज्ड कर देते हैं तो क्या वो एनर्जी, अगर हम क्या करें? रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दें, निग्लिजिबल एज्यूम कर लें, क्या उसमें जो क्या एनर्जी होगी वो कंजर्व होगी कि नहीं होगी? तो ऑफकोर्स होगी। जब हम निगलेक्ट कर देते हैं रेजिस्टेंस को, इज इट एनर्जी कंजर्व? ओके, यस, कंजर्व हो जाएगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की तरफ चलते हैं। तो देखिए एडिशनल क्वेश्चन के लॉजिक बड़े अच्छे होने चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो हम इसे इरेज करते हैं एक बार फिर से।
क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आप लोग कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। ओके गाइस, आप लोग क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एनालिसिस करें, देन आपकी एनालिसिस, आपकी अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा किया। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हम आपके अंडरस्टैंडिंग को देते हैं, क्योंकि आप अगर नहीं समझते हो फिर हमारे समझाने का कोई मतलब नहीं है। हम अगर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, यह हम पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से, किस वे से आप उसे एनालिसिस किए हो। तो हम चाहते हैं आप क्वेश्चन को सीखो, लिखो मत। तो हम उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो चाहता क्या है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और इसके लिए आपके प्रोनाउंसिएशन, देन क्वेश्चन को रीड करना, बहुत सारे ऐसे एटीसी टर्म्स हैं। ओके तो चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को रीड कर चुके हैं। अब क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है, हम इसका भी एक डायग्राम बना ले, इट मीन सर्किट को बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सर्किट ड्रॉ करते हैं। देखिए दिया गया है एन एलसी सर्किट, एलसी सर्किट दिया गया है। एलसी सर्किट में आप लोग जानते हो एक कैपेसिटर होगा, सर सॉरी, हाँ एक कैपेसिटर होगा। ओके चलो हम लोग देखते हैं। एक कैपेसिटर, एक हम लगा देते हैं इंडक्टर, एक हम लगा देते हैं की। ओके यहाँ पे हमने की लगा दिया। ए इंडक्टर एल इक्वल टू हमें दिया गया है 20 मिली हेनरी, और हमें कैपेसिटर दिया गया है, कितना दिया गया है बेटा, कैपेसिटर हमें दिया गया है सर 50 माइक्रोफैरड, 50 माइक्रोफैरड, दिस इज द सी। ओके ए एल की वैल्यू हो गई, दिस इज द की, ये हमारा की हो गया। आइए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। पहले तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन का ए पार्ट करना है। तो हम लोग क्वेश्चन के ए पार्ट को करते हैं। इसमें हमें दिया क्या क्या है, गिवन दैट क्या क्या दिया गया है। फर्स्ट हमें दिया गया है एल इक्वल टू 20 मिली हेनरी, और इससे हम मिली हेनरी कन्वर्ट करेंगे 20 इंटू 10 के पावर -3 हेनरी। देन हम लोग C इक्वल टू 50 माइक्रोफैरड, और यहाँ से हम 50 इंटू 10 के पावर -6 फैरड, और हमें दिया गया है चार्ज, दिया गया है कितना दिया गया है भाई चार्ज हमें दिया गया है सर इनिशियल चार्ज, इनिशियल कैपेसिटेंस ऑफ चार्ज Q इक्वल टू 10 मिली कूलम, 10 मिली कूलम, और इसे भी हम 10 इंटू 10 के पावर -3 कूलम कर लेते हैं। ओके आगे देखिए हमें क्यों नर दे दिया गया, हमसे फर्स्ट पूछ रहा है ए पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली इट इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग एलसी ऑसिलेशन। अच्छा एलसी ऑसिलेशन में कितना एनर्जी कंजर्व होगा, तो हमें ए पार्ट में पता है U इक्वल टू क्या होता है, U इक्वल टू बेटा U इक्वल टू हाफ Q नॉट स्क्वायर बाई C, और हम इसमें वैल्यू रखते हैं। तो हाफ Q नॉट की वैल्यू 10 इंटू 10 के पावर -3 का स्क्वायर, देन डिवाइड बाई C की वैल्यू हमें कितना दिया गया है 50 इंटू 50 इंटू 10 के पावर -3 -6। ओके अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाती है 2 5 या 10, 5 टाइम, ओ सॉरी अभी कैंसिल नहीं करना है, सॉरी। तो आप इसे पहले स्क्वायर को सॉल्व कर लो। तो ये तो 10 के पावर -2, देन -2 का -4 हो जाएगा, 10 के पावर -4 डिवाइड बाई 5 टू 100 ये भी 10 के पावर -4, और हम इसे सॉल्व करते हैं 1 जूल, कितना 1 जूल एनर्जी आती है। ओके 1 जूल, ये हमारी एनर्जी कितनी आ गई बेटा, ये हमारी एनर्जी आ गई 1 जूल। ए पार्ट हो गया। अब हम लोग आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट 12 नंबर क्वेश्चन का पार्ट नंबर बी। ओके पार्ट नंबर बी, आइए हम लोग देखते हैं पार्ट नंबर बी में क्या पूछा है। हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द
कैपेसिटर नेचुरल फ्रिक्वेंसी। अच्छा, इसमें हमसे पूछा था कि क्या एनर्जी कंजर्व होगी, तो हमने बताया जब हम निगलेक्ट कर देते हैं। किसको निगलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिख दें निगलेटिंग रेजिस्टेंस इट इज इट कंजर्व एनर्जी। ओके, तो एनर्जी कंजर्व रहेगी, आप लोग समझ सकते हो। तो बी पार्ट में हम लोग चलते हैं। बी पार्ट में हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द सर्किट। अच्छा, नेचुरल फ्रिक्वेंसी हमसे पूछ रहा है, तो हमें पता है नेचुरल फ्रिक्वेंसी का फार्मूला। पहले हम ओमेगा निकालते हैं। ओमेगा से ओमेगा इज इक्वल टू 1/रूट में LC, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में अभी किए हैं, रूट में LC। आपको क्या निकालना है बेटा, आपको निकालना है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में, नेचुरल फ्रिक्वेंसी, इट मीन्स क्या निकालना है, न्यू निकालना है। तो हमें ओमेगा निकालना जरूरी है, क्योंकि हमें पता है ओमेगा इक्वल 2 पाई न्यू हमें चाहिए। तो पहले हम ओमेगा निकाल लें। ओमेगा निकालेंगे यल और सी को पुट करके, यल और सी को पुट करके हम लोग निकाल लेंगे ओमेगा। तो यल की वैल्यू हमें कितना दिया गया है, यल की वैल्यू 20 इंटू 10 के पावर -6, 10 के पावर -3। अच्छा, इंटू कैपेसिटर कितना दिया गया है, 50 इंटू 10 के पावर 50 इंटू 10 के पावर -6। और हम इसे सॉल्व करते हैं, और जब हम इसे सॉल्व करते हैं बेटा, तो हमारा वैल्यू आता है मेरे भाई, आता है कितना, 25 या 100। अच्छा, 2 5 या 10, देन 20 इंटू 10 के पावर -9, इट मीन्स 10 के पावर 3, देन 6, 1/रूट में 10 के पावर 6, -6 ऊपर बाहर आएगा, 1/10 के पावर -3, और -3 ऊपर जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे 10 के पावर 3 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है न्यू निकालना है। तो इसी फार्मूले में रखो, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू, तो 2 पाई से डिवीज़न करा दो, ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई इज इक्वल टू न्यू, और हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें पता है कितना है, 10 के पावर 3 डिवाइड बाई 2 पाई इज इक्वल टू न्यू, और हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। न्यू की वैल्यू हमें दो ही पार्ट दिया गया है, नहीं और सारे पार्ट हैं। तो हम यहाँ से न्यू की वैल्यू फाइंड करते हैं। न्यू की वैल्यू क्या आनी चाहिए, आप डिवीज़न कराएंगे, देन पाई की वैल्यू को पुट करेंगे और कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, तो ये आएगा 159। एज इट इज़ हम लिख देते हैं, न्यू इज इक्वल टू 159, सॉरी दिख रहा नीचे पूरा दिख रहा, ओके। इसके बाद दिखेगा नहीं दिख रहा, देन हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, इसी के आगे एज इट इज डाल देते हैं वैसे तो, ओके। यहाँ पे लिख देते हैं न्यू की वैल्यू हमें कितना आ जाएगा, 159 हर्ट्ज। ओके, हम इसको डिवीज़न करके कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब हम आते हैं बेटा सी पार्ट पे। सी पार्ट क्या कर रहा है, एट वाट टाइम is the energy stored, complete इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक। आपको पता होना चाहिए, जब कोई कैपेसिटर अपने टर्मिनल को चेंज करता है, लाइक पॉजिटिव, ध्यान से देखना, देन पॉजिटिव और पॉजिटिव सॉरी निगेटिव। जब निगेटिव ऊपर वाला पॉजिटिव, निगेटिव वाला नीचे वाला निगेटिव रहेगा, तो हमें पता है इसमें से मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होंगे। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह T इज इक्वल टू किस पर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होता है पार्ट सी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होता है T इज इक्वल टू T और T बाई 2, देन 3T/2, देन 2T/2, 3T/2 और फिर T, देन T, फिर 3T/2, फिर 2T। इस टर्म में जो हमारा स्टोरेज होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होता है इस कैपेसिटर के पोटेंशियल को चेंज करने पर, इट मीन्स टर्मिनल को चेंज करने पर कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव होता रहता है चार्ज होने पर। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमें पता है एसी जो सर्किट, अब
एसी सप्लाई जो होता है वो अल्टरनेटिंग होता है, इसलिए वो चेंज होता रहता है। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक ऐसा होता रहता है। जिसमें इन्होंने फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल, सिर्फ इलेक्ट्रिकल को बताना हो तो हम t इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, t/2, t, 3t/2, देन 2t, देन 5t/2, इस तरह से हम उसे क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और इसी का जो सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में मैग्नेटिक पूछ रहा है। देखिए मैग्नेटिक ही पूछ रहा है ना बेटा, जी हाँ मैग्नेटिक पूछ रहा है, तो पोलरिटी जो इसका होता है उसका भी हाफ होता है। इट मीन्स उसका भी हाफ होता है। क्यों उसका हाफ होता है, क्योंकि t/2 का भी हाफ करोगे t/4 हो जाएगा। देन इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो प्रोड्यूस होती हैं या स्टोरेज होता है वो t/4, सॉरी यहाँ पे स्मॉल टी नहीं कैपिटल टी, या टी डैश कर लो, स्मॉल t/2 करोगे तो 4 हो जाएगा, 4 में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम कैपिटल t/4 लिखते हैं, कैपिटल t/4। फिर नेक्स्ट होगा कैपिटल 2t/4, यस t/4, फिर उसका हाफ करोगे आप तो t/2 होगा। देन इसका हाफ करोगे 3t/4, फिर इसका हाफ करोगे t/2 होगा। इस तरह से यह साइकिल चलता रहता है, तो हम लोग लिखते रहते हैं इस तरह से। क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे फिर 3t/4, 5t/4, इस तरह से कंटिन्यू होता रहता है। ये हमारा सी पार्ट हो गया। अब हम लोग आते हैं डी पार्ट। नेक्स्ट डी पार्ट कह रहा है बेटा, डी पार्ट को एज इट इज़ हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इज द ओवरऑल इसमें डी पार्ट में दिया गया है, एट दैट टाइम इज द टोटल एनर्जी शेयर्ड इक्वली। अच्छा, इक्वली एनर्जी जब शेयर करता है बिटवीन द इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में, तो हमें पता है जो हमारा इंडक्टर और कैपेसिटेंस के बीच में होता है, हम ए पार्ट को रिमूव करके यहीं पे डी पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग देखते रहिएगा, ए पार्ट को रिमूव करने के बाद हम लोग डी पार्ट को किस तरह से सॉल्व करते हैं। डी पार्ट वैसे बहुत ज़्यादा वो है नहीं, वो कह रहा है कि हमें इक्वली शेयर करना है, किसको, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को। अच्छा, जब हम कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस को एनर्जी को शेयर करते हैं तो हमें पता है E इक्वल टू हाफ I²/L, I² इंटू एल से, या L इंटू I² कर सकते हैं। वहाँ से एनर्जी को हम सॉल्व करते, वैल्यू पुट करते हैं Q0/12 Q0/2C के रेफरेंस में, और हम उस तरह से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए हम लोग डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट वहाँ भी हो जाएगा शायद, चलो यहाँ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब अपना है, ठीक है। अच्छा, डी पार्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। डी पार्ट में हमें पहले क्या करना है, एनर्जी स्टोरेज इज E इक्वल टू, कितना दिया होगा बेटा, यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में, हमें बोल रहा है हाफ L इंटू I², हाफ L इंटू I², ओके। और हमें पता है जो हमारी एनर्जी स्टोरेज होती है U इक्वल टू, यहाँ पे हम U लिखते हैं, U इक्वल टू, तो हमें पता है U हमारा क्या होता है, हाफ Q0, या आप लोग यहाँ पे I की भी वैल्यू पुट कर सकते हो। इस तरह से जब आप वैल्यू को इक्वेट करोगे, Q0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2C इज इक्वल टू हाफ इंटू Q0 स्क्वायर बाई 2C। देन Q0 स्क्वायर बाई 2C से Q0 स्क्वायर बाई 2C कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा इनिशियल चार्ज नहीं है, यहाँ पे इनिशियल चार्ज नहीं, बट यहाँ पे इनिशियल चार्ज है। 2C से 2C कैंसिल हो गया। देन Q0 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Q इक्वल टू Q0। जो हमारा इनिशियल चार्ज है वो क्या है, वो एक्चुअल चार्ज के 2 टाइम्स के बराबर है। क्या, एक्चुअल चार्ज के 2 टाइम्स के बराबर है। इस तरह से √2 रहेगा, √2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो स्क्वायर कैंसिल होगा, तो इस पर √2 है। √2 Q0 मतलब जो हमारा एक्चुअल चार्ज है उसके √2 टाइम्स ऑफ इनिशियल चार्ज होगा। और यहाँ से हम लोग वैल्यू को सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर ई पार्ट में क्या कह रहा है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ इंसर्टेड इन द सर्किट हाउ मच एनर्जी इज इवेंचुअली डिस्प्लेस्ड एज हीट। अच्छा, हमें पता है जब कैपेसिटर चार्ज होता है, देन एक इंडक्टर में फ्लो करते हैं चार्जेस को,
इंडक्टर कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक के फॉर्म में उससे क्या करता है, इक्वेट करता रहता है। तो जो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है उसके लिए इसने कहा है इन्वेचुअली डिस्पेक्टेड एज हीट। अच्छा, हीट के फॉर्म में डिस्पेक्टेड होने लगता है, डिस्पेटेड। ओके, तो हाँ ऑफकोर्स होता रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक में जब वो चेंज होता रहता है, आपको पता है कैपेसिटर हीट हो जाता है, तो हीट होता है, जाहिर सी बात है, उसके वर्क फंक्शन है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस, अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 0.50 हेनरी and resistance 100 ohm is connected to a AC सप्लाई दिया गया है 240 वोल्ट इन 15 हर्ट्ज AC सप्लाई है। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट इन द कॉइल, उस कॉइल में कितने मैक्सिमम करंट होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। मैक्सिमम करंट पूछा है तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, वैसे तो आपको पता होना चाहिए, जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको लेकर के क्वेश्चंस बहुत ईजी बनाए गए हैं। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। अब बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन को एनालिसिस करना ही बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम क्वेश्चन को सीखेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, तो सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग सीखते रहो और कंटिन्यू लेक्चर के साथ बने रहिए। एडिशनल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़े से लॉन्ग हैं। लॉन्ग इसलिए है क्योंकि वीडियो है, तो वीडियो लॉन्ग होगा ही होगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ऐसा ना समझिएगा वो भी 13 का पार्ट है, ये हमारा 12 का पार्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया क्या क्या है हम लोग देखते हैं। हमें दिया है बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में इंडक्टेंस दिया गया है 0.5, इंडक्टेंस L इक्वल टू 0.5 हेनरी। और हमें क्या दिया गया है सर, और हमें दिया गया है रेजिस्टेंस 100 ओम है, रेजिस्टेंस दिया गया है 100 ओम। ओके, और आगे कुछ दिया गया है, देख लेते हैं हम लोग आगे क्या दिया गया है। आगे हमें कुछ नहीं दिया गया है, हमें इसमें दिया गया है रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज दिया गया है 230 वोल्ट, जी हाँ 240 वोल्ट दिया गया है। और हमें क्या दिया गया है, इन न्यू इक्वल टू 50 हर्ट्ज। ओके, हमसे पूछा है करंट पूछा है, तो करंट मैक्सिमम करंट निकालने के लिए तो हमें पहले पता है मैक्सिमम करंट इक्वल टू आई नॉट इक्वल टू कितना होता है बेटा, वी नॉट डिवाइड बाई जेड। तो इसका मतलब हमें पहले जेड निकालना होगा। जेड निकालने के लिए हमें पता है जेड इक्वल टू बेटा, जेड इक्वल टू सर रूट में क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। ओके, हमें पता है एक्सएल की वैल्यू एक्सएल हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ पे मोटा क्या आप कह सकते हो एक्सएल पहले अब हमें निकालना होगा। तो आइए पहले हम एक्सएल को निकालते हैं। एक्सएल इक्वल टू क्या होता है बेटा, एक्सएल इक्वल टू होता है सर ओमेगा एल। क्या होता है ओमेगा एल। ओमेगा इक्वल टू कितना होता है सर, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू इंटू एल। एल की वैल्यू हम लोग रखेंगे, एल की वैल्यू हमें दिया गया है, तो हम लोग ओमेगा एल पहले फाइंड करते हैं 2 पाई इंटू 50 हर्ट्ज, न्यू की वैल्यू दिया गया है इंटू ओमेगा एल की एल की वैल्यू कितना दिया गया है सर 0.5 हेनरी। और हम इसे मल्टीप्लाई करा के सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे पाई इंटू 50 ना जी, 0.5 का 2 के साथ मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे पाई इंटू 50 और हम इसे सॉल्व करते हैं तो एक्स एल की जो वैल्यू आती है इसे हम 50 पाई रखते हैं। कितना रखते हैं 50 पाई। अब यही 50 पाई आप यहाँ पे रख दीजिए। यहाँ पर रखेंगे तो हमें पता है, क्या पता है सर यही सब देखो, इसी को कहते हैं ना एडिशनल क्वेश्चंस। एडिशनल क्वेश्चंस करने लगेंगे जब आप, तो कई सारे टर्म्स उसमें आते रहते हैं। ये बहुत अच्छे टर्म्स हैं हर बार। देखो पहले हमें क्या निकालना था, हमें मैक्सिमम करंट निकालना था, तो मैक्सिमम करंट का फार्मूला होता है वी नॉट डिवाइड बाई जेड। तो हमें पता है जेड इज द इम्पीडेंस, देन इम्पीडेंस का फार्मूला होता है रूट में आर स्क्वायर प्लस एल एक्सएल स्क्वायर। एक्सएल का फार्मूला जो होता है ओमेगा एल होता है, तो ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू। जैसे जैसे हमें वैल्यूज दिए गए हैं हम पुट करते रहेंगे और प्रोसेस को
आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं हम लोग कहाँ थे सर, हम लोग एक्सएल की वैल्यू को फाइंड किए थे सर। देन एक्सएल की वैल्यू इसी में पुट करते हैं इम्पीडेंस में, तो z इक्वल टू आर की वैल्यू हमें पता है 100 का स्क्वायर, इट मीन्स 10 की पावर 2 का स्क्वायर, और प्लस करते हैं एक्सएल की वैल्यू रखते हैं 50 पाई का होल स्क्वायर, और हम इसे सॉल्व करते हैं 10 के पावर 4, देन रूट में 10 के पावर 4 प्लस 50 का स्क्वायर करोगे, आपको पता है 5 की स्क्वायर 225, देन 00 इंटू पाई स्क्वायर। हम इसे सॉल्व करते हुए इसे बाहर निकालते हैं, तो हमारी जो वैल्यूज आती है, या आप एज इट इज़ रख सकते हो, इसे इतना भी रख सकते हो, आप सॉल्व करोगे, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ऐसा एवरेज कैलकुलेशन किया करो जिससे आपको कैलकुलेट ज़्यादा ना करना पड़े, इट मीन्स मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज़ ज़्यादा ना करना पड़े, जिससे अब हम देखो यही z की वैल्यू देन इसमें पुट कर देंगे। कहाँ पे पुट करेंगे, हमें पता है मैक्सिमम आई नॉट। अभी देखो इसमें भी एक कहानी है, वी नॉट इक्वल टू क्या होता है, वी इक्वल टू रूट में वी इक्वल टू, देखो हमें रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू दिया गया है, हमें पता है रूट मीन स्क्वायर, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइड रूट टू वी नॉट, ठीक है, ये होता है, इट मीन डिवाइड बाय रूट 2 होता है, देन वी नॉट मैक्सिमम वोल्टेज इस तरह से फाइंड होता है। देन आपको रूट मीन स्क्वायर दिया गया है, सॉरी रूट मीन स्क्वायर दिया गया है, ओके। रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइड बाई रूट 2, देन आपको वी नॉट निकालना है, तो रूट 2 से मल्टीप्लाई, तो रूट 2 रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज इज इक्वल टू वी नॉट। अब वी नॉट की जगह पर आप इसको पूरा रखेंगे, देन यहाँ पे अब आप रखेंगे आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट की जगह पे आप क्या रखेंगे, रूट 2 इंटू वी रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज की वैल्यू आपको पता होगा कितना है 240, देन डिवाइड बाई आपको पता है क्या है आपका डिवीजन में क्या था बेटा, डिवीजन में था हमारा आर जेड इम्पीडेंस की वैल्यू रखेंगे, इम्पीडेंस अभी हम लोग सॉल्व किए हैं, रूट में जेड, रूट में 10 का स्क्वायर मतलब 10 की पावर 4 प्लस 50 पाई स्क्वायर। हम लोग जब इसे कैलकुलेट करते हैं, देन कैलकुलेट करने के बाद जब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो मैथमेटिकल थोड़े से ऑपरेशन हैं, ये आता है 1.82 एम्पियर, 1.82 एम्पियर। देन मैक्सिमम करंट ऑफ दिस सर्किट, किस सर्किट में, जिसमें एल आर सर्किट, ठीक है, एल आर सर्किट में जब मैक्सिमम करंट आएगा, पार्ट ए 13 है ना क्वेश्चन, 13 का पार्ट ए है बेटा, ये अभी पार्ट ए ही चल रहा था। अब हम लोग आते हैं पार्ट बी पर, पार्ट बी क्या कह रहा है, देखो पार्ट बी जो कह रहा है क्वेश्चन में उसको हम लोग देखते हैं। वो कह रहा है व्हाट इज द टाइम लॉग बिटवीन वोल्टेज मैक्सिमम एंड द करंट मैक्सिमम। अच्छा, वोल्टेज मैक्सिमम और करंट मैक्सिमम के बीच में जो टाइम लॉग, जो मतलब जब हम वोल्टेज को ज़्यादा करेंगे तो करंट भी ज़्यादा होगा, वोल्टेज का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, देन पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है कि करंट किस तरह से या कितना फ्लो करेगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा इन दोनों के बीच का जो टाइम लॉग है वो कितना होगा, उसके लिए हम लोग आगे चलते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट। तो हमें पता है tan थीटा, अभी हमने पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही बताया था, जब हम टाइम लॉग निकालते हैं तो हमें एंगल निकालना, tan फाई कर लो, tan फाई इक्वल टू होता है XL डिवाइड बाई R, XL ऑफ रेशियो, देन रेजिस्टेंस, XL की वैल्यू आपको पता है 50 पाई, देन 50 पाई और डिवाइड बाई R की वैल्यू हमें पता है 100, और हम इसे सॉल्व करते हैं, आता है पाई बाई 2, देन tan फाई की वैल्यू आ जाएगी, tan फाई की वैल्यू आ जाएगी, जब हम फाई एंगल निकालते हैं तो एंगल कितना आ जाएगा 180/2, देन 90 एंगल को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे जो वैल्यू आते हैं एंगल के आते हैं 1.57, कितना 1.57, या इसी को कैलकुलेट करोगे 1.57, ओके 1.57। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है टाइम लॉग, इट मीन्स एंगल निकालना है, इसी तो अभी हमने सॉल्व किया है tan फाई की वैल्यू,
tan फाई की वैल्यू, हम फाई एज इट इज एंगल निकालेंगे तो ये हमारा आएगा 57.5 डिग्री, 57.5, जो कि अभी 5 सही से नहीं लिखा गया है, तो हम लोग 5 को अच्छे से राइट करते हैं। देन फाई इज इक्वल टू 57.5 डिग्री। ओके, दिस इज द एंगल ऑफ फाई। जब हमें टाइम लॉग निकालना होता है तो हम अभी फार्मूला फर्स्ट लेक्चर में ही बताए हैं। क्या बताए हम लोग? बताए हैं टी इक्वल टू कैपिटल टी अपन 2 पाई इंटू फाई। क्या बताए हैं? जो टाइम लॉग स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी बाई 2 पाई, कैपिटल टी डिवाइड बाई 2 पाई, सॉरी ये आपको आई दिख रहा होगा, तो हम चाहते हैं ये आपको टी दिखने लगे, तो इस चाहत के लिए हम थोड़ा सा दोबारा लिख देते हैं टी डिवाइड बाई 2 पाई इंटू फाई, और हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं टी डिवाइड बाई 2 पाई इंटू फाई की वैल्यू 57.5 डिग्री, और हम इसे सॉल्व करते हैं, इसमें इट मीन्स कैलकुलेट करते हैं, या हमें पता है, हमें क्या पता है, पाई बाई 2 पाई बाई टी इक्वल टू ओमेगा होता है। देन टी बाई 2 पाई है, इसी का रेशियो अपोजिट है, टी बाई 2 पाई है, तो आप लोग को पता होना चाहिए 1 बाई ओमेगा। जब यहाँ पे रखेंगे तो आप क्या रखोगे? वो 1 बाई ओमेगा, 1 बाई ओमेगा, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 1 बाई ओमेगा इंटू 57.5 डिग्री। 1 बाई ओमेगा की वैल्यू अभी हम लोग कहीं निकाले थे क्या? जी हाँ, ओमेगा की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो, या आप जानते भी हो, ओमेगा इज द एक्सएल। ठीक है, यहाँ से हम लोग निकाले हैं, कितना निकाले हैं? 50 पाई। ओके, 50 पाई, तो हम लोग 50 पाई यहाँ पे वैल्यू रखते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। कितना है? 50। देन हम डिवीज़न कराते हैं 57.5 डिग्री, देन डिवाइड बाई 50 पाई, और हम जब इसे सॉल्व करेंगे हमारा टी की जो वैल्यू आएगा, ये आएगा कितना बेटा? आप इसे 3.2 रेडियन, कितना? 3.2 मिली सेकेंड। दिस इज द टाइम ऑफ टी। ये आपका आंसर हो गया बी पार्ट का। अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 कर चुके हैं, और हमें पता है जो और सारे क्वेश्चंस हैं, इट मीन्स और जो क्वेश्चंस हैं सब एडिशनल क्वेश्चन हैं। आप लोग एडिशनल क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, फिर हम एडिशनल क्वेश्चन को कराएंगे। देन कल की जो हमारी एक्सरसाइज होगी वो होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हमने पढ़ा सबसे पहले 6 नंबर चैप्टर में, फिर इसके बाद हमने क्या किया, 7 नंबर चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों के जो फील्ड्स होते हैं उसको सेपरेट करके क्वेश्चन नंबर 12 में हमने पार्ट ई में देखा है, उसके बारे में एनालिसिस किया, पार्ट डी में सॉरी। देन अब हम लोग आते हैं उसके वेव के बारे में। वेव बोले तो फेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बताया कि चैप्टर 4 में आप लोग पढ़े हो। चैप्टर 4 क्या था आप जानते हैं? आप क्या जानते हैं? चैप्टर नंबर 4 कितना था बेटा? कौन सा टॉपिक था? चैप्टर नंबर 4 था मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब हम चार्ज को मूव कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को निकालने के लिए हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़े थे। क्या पढ़े थे? चैप्टर नंबर 5 का नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, EMI। ठीक है, 6 नंबर चैप्टर था। तो EMI से हमने इंडक्शन, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को सीखा था। देन इसमें हम लोग मैक्सवेल का बहुत बड़ा हाथ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, या अल्टरनेटिव करंट में बहुत बड़ा हाथ है, उनका योगदान है आप कह सकते हो। तो उससे हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट निकालेंगे, जो कि बहुत अच्छी टॉपिक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट तभी निकलता है जब हम कैपेसिटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वहीं से हमें इट मीन्स हमें निकलता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट, और हमें निकालना होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। देन कैपेसिटर का ही यूज़ हर जगह करना है। और क्लोज्ड इंटीग्रल, इसमें मैक्सवेल इक्वेशंस जो होते हैं आपको पता है 273 नंबर पेज पर मैक्सवेल इक्वेशन इन वैक्यूम में दिया गया है। क्लोज्ड इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट DA, DA इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, देन इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, द गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन सेकेंड दिया गया है क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डॉट
dA इज इक्वल टू 0, देन गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। थर्ड दिया गया है क्लोज्ड इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट E डॉट dl, देन माइनस डी फाई बी बाई डी टी, दिस इज द लेंज लॉ ऑफ फैराडेज। फैराडेज ने हमें बताया था डी फाई बाई डी टी, वहाँ से हम साइन को चेंज करके हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था कि लेंज ने बताया था डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ओके, देन फोर्थ क्लोज्ड इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड डॉट डी एल, जिससे हम क्या निकालते थे, ये सब सारे एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द पेज नंबर 274 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हमें सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ से पता चलेगा, जब हम किसी सर्किट में पोटेंशियल को कनेक्ट कराते हैं, तो पोटेंशियल कनेक्ट होने के बाद एनर्जी को जनरेट करता है, इट मीन्स इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक एनर्जी को जनरेट करता है, और वहाँ से जो फॉर्मेशन ऑफ या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्जेस होते हैं, तो हमें पता है जब हम पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं, जब हम पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट करते हैं तब चार्जेस फ्लो होते हैं, और चार्जेस का फ्लो होने का जो रेट होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, देन आज के लिए यहाँ तक हम आज लेक्चर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर इट मीन्स नेक्स्ट डेज। ओके, बाय, टेक केयर।